नाइस सर अमित। डिप्लोमा के बच्चे पॉजिटिव आते हैं इतना, मतलब आगे तक बहुत डिमोटिवेट होते हैं कि डिप्लोमा वाला नहीं कर सकता, सीपीडब्ल्यूडी नहीं कर सकता या रैंक नहीं ला सकता। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी डिप्लोमा से किया है। बीटेक तो मेरे चल रहा था बट मैं मेन फोकस मेरे एसएससी के साइड ही था। मतलब मैं वही है एज ए इंजीनियर, सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ते थे बस, जस्ट टू गेट द डिग्री। First of all, Mr. Amit Kumar, congratulations to you, okay, for getting selected into SSC 2019. थैंक यू सर। आपका क्या रैंक है अमित कुमार एसएससी 2019 में? सर मेरा 79 रैंक है ओवरऑल। ओवरऑल 79 रैंक। बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। एंड डिपार्टमेंट आपको क्या मिला है? सर सीपीडब्ल्यूडी। ऑब्वियसली सीपीडब्ल्यूडी। वेल, ग्रेट डिपार्टमेंट एंड होप कि आपका फ्यूचर आगे ब्राइट होगा। सो आज का ये जो अपना इंटरव्यू सेशन रहेगा, इसमें हमारा मेन मोटिव यही है कि आपने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, वो स्ट्रेटेजी आपका क्या था, कैसे किया था, ये सब चीज अगर आप शेयर कर पाएंगे जो आपके जूनियर्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो यही अपना मोटो रहेगा इस वीडियो का। मींस तो स्ट्रेटेजी आप बताना शुरू करिए स्टार्टिंग से, कैसे आपने फॉलो किया, क्या किया। सर प्री के लिए मैंने टेक्निकल की बात करें तो मैंने पहले सारे नोट्स रिवाइज करे थे अपने थॉरोली। एक दिन में मैं एक नोट्स उठाता था और सारे पूरा रिवाइज कर लेता था सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ली थी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो मैंने उसको करा था पूरा, 3-4 बार करता था पूरा अराउंड 16,000 क्वेश्चन हैं उसमें, तो वो सारे कंप्लीट किए थे। और रीजनिंग में मैंने पहले वीडियो की हेल्प से और बुक्स की हेल्प से पहले कॉन्सेप्ट समझे थे रीजनिंग के, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद मैंने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स करे थे। प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से किया था? सर मैंने वो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ऑफलाइन बुक ले ली थी 50 सेट्स की, तो मैंने उससे प्रैक्टिस की उसमें, क्योंकि मतलब आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है, तो मिक्सअप मिलता है क्वेश्चंस का, तो अच्छी प्रैक्टिस होती है सर उससे। ओवरऑल मार्क कितना रहा आपका प्रीलिम में अमित कुमार? सर प्रीलिम्स में थे 146। 146 इज ए ग्रेट नंबर। 146 इज ए ग्रेट नंबर। इसमें 146 में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के केस में, और क्या अप्रोच आपने फॉलो किया, डिटेल वे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर टेक्निकल में 76 थे अबाउट, और रीजनिंग में आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट इट्स 43 अराउंड, एंड इन जीके इट्स 29 और 28, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली सर। ओवरऑल आपका हर एक सेक्टर में, चाहे वो टेक्निकल देखो या फिर रीजनिंग देखो या फिर नॉन टेक्निकल जीके वाला पार्ट देखो, ओवरऑल हर एक सेक्टर में आपका जो मार्क है, परसेंटेज ऑफ मार्क, ये बहुत अच्छी थी। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी रही है। मतलब आप जैसे बता रहे हैं जीके जीएस में 30 नंबर हो गया, रीजनिंग में आपका 40, वो तो एक आइडियल नंबर है, 40 प्लस आपको रीजनिंग में आइडियल नंबर, और टेक्निकल भी बहुत अच्छी नंबर है, 70 प्लस स्कोर आपका आया है। नाइस, वेरी गुड अमित कुमार। एंड तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वगैरह कैसे उस मोटिवेशन को कीप अप रखा, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बताइए। सर पहले मैंने आरआरबी जीके एग्जाम दिया था, तो उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो उसके बाद मतलब काफी बच्चों ने मुझे मोटिवेट करा, मेरे फ्रेंड्स ने, कि तुम कर सकते हो, फर्स्ट कॉर्नर से रहा है तुम्हारा। तो सर मोटिवेशन की इतनी कोई कमी नहीं रही, मतलब मोटिवेशन तो हमेशा बना रहा। उसके बाद प्री मैंने दिया तो काफी अच्छा स्कोर हुआ, तो मेंस के लिए और मोटिवेशन आया कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर सर ऐसी जर्नी रही। नाइस नाइस। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मैंने 10th कराया, उसके बाद डिप्लोमा कराया मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, उसके बाद मैंने बीटेक, कभी मेरा फाइनल ईयर है एक प्राइवेट कॉलेज से, मुरादाबाद से। सोचिए, नाउ यू आर इन बीटेक फाइनल ईयर एंड यू हैव गॉट सिलेक्टेड इन एसएससी 2019। अब इसका क्या प्लस पॉइंट है, मतलब इसमें इससे कैसा लग रहा है? सर मतलब काफी अच्छा लग रहा है, इन अ वेरी यंग एज आई गॉट सिलेक्टेड इन CPWD, एट वेरी यंग एज। या नाइस। सर डिप्लोमा के बच्चे पॉजिटिव आते हैं इतना, मतलब आगे तक बहुत डिमोटिवेट होते हैं कि डिप्लोमा वाला नहीं कर सकता, CPWD नहीं कर सकता या रैंक नहीं ला सकता। तो
सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी डिप्लोमा से किया है। बीटेक तो मेरे चल रहा था, बट मैं मेन फोकस मेरे एसएससी के साइड ही था। मतलब मैं वही है, एज ए इंजीनियर सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ते थे बस, जस्ट टू गेट द डिग्री। करेक्ट करेक्ट। बाकी मेन फोकस सर एसएससी के लिए था। तो अब जो आपका बीटेक एग्जामिनेशन, अभी बीटेक भी क्लियर हो जाएगा, तो एसएससी जैसे फिर बीटेक ओरिएंटेड फिर कोई एग्जामिनेशन की ओर आप सोच रहे हैं? ये सर मैं सोच रहा था यूपीएससी के लिए। गुड गुड गुड, एंड मेनी मेनी गुड विशेस टू यू कि आपका यूपीएससी एग्जाम भी क्रैक हो जाए। जिस हिसाब से आप यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, डेफिनेटली वन डे यू विल बी एबल टू क्रैक। मेंस का स्ट्रेटेजी क्या आपने फॉलो किया? किताबें, सब्जेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, और किस तरह से आपने मेंस के लिए प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस किया चीजों को? सर मेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। उसमें आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक भी होंगे तो इतना मैटर नहीं करता, बट वहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफाइंड होते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिफाइंड होते हैं। जैसे बात करें आरसीसी में स्लैब, बीम, कॉलम फुटिंग, इन चार में से आपको 2 चीज के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे 40 मार्क्स के। तो सर मतलब क्वेश्चन में ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, बस स्पीड चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए करने के लिए। तो सर मैंने पहले तो वीडियोस की हेल्प से और आपके चैनल की हेल्प से, जो फ्री लेक्चर्स हैं, मैंने उनकी हेल्प से वीडियोस देखी थी, और मैंने कॉन्सेप्ट किए थे पहले हर सब्जेक्ट के। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिसिंग करी थी इन कॉन्सेप्ट्स की, और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करे थे। सर जो एसएससी पीवाईक्यू है मेंस के, वो ली थी, और मेडिसी का लिया था मैंने ईएससी के पीवाईक्यू। उसको मैंने सर दोनों बुक्स को मैंने 4-5 बार कर लिया था। बट लाइक ईएससी में ना, जैसे सोम है एंड एफएम है, तो काफी मतलब हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो सर वो मैंने स्किप कर दिए थे। मैंने सिर्फ अपने जो जेई लेवल के थे मैंने वही क्वेश्चंस किए थे। ओके। जैसे सर स्टील है, स्टील में भी कन्फाइंड है, कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, इन 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एसएससी के भी और ईएससी के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे इन 3 टॉपिक के, और सर 4-5 बार करी थी मैंने दोनों बुक्स। तो सर स्पीड ही मैंने मेंटेन करी थी अपनी, बाकी मैंने ज्यादा सीखने पे ध्यान नहीं दिया था, स्पीड पे ज्यादा ध्यान दिया था। मेंस में आपका ओवरऑल कितना नंबर रहा? सर मेंस में आए मेरे 220 थी। 223 नंबर, इतना आउट ऑफ 300 विद इन 2 आवर 223 मार्क्स। इट्स नॉट इजी टू अचीव, जस्ट दी पैटर्न ही फॉलोड कि स्पीड मेंटेन किया, प्रैक्टिसिंग। जैसा आप सुन रहे होंगे, 4 से 5 बार मिनिमम इन्होंने एसएससी जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो किया है। 4 से 5 बार मिनिमम इन्होंने ईएससी वगैरह के जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है उनको फॉलो अप किया है, उनको सॉल्व किया है। तो ये चीज आप भी करिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सॉल्व कर लिया फिर आप सोच रहे हो कि मेरे को आती है चीजें, मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा। वो आप कर सकते हो डेफिनेटली, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन स्पीड मेंटेन करने के लिए आप वही क्वेश्चन को दोबारा रेपिटेटिवली सॉल्व करते रहिए। इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू एज सजेस्टेड बाय मिस्टर अमित कुमार। यस और नॉट अमित? यस सर, डेफिनेटली। या और कुछ बताइए, जैसे कि जनरल नॉलेज का बात करते हैं, जीके वाला पार्ट का, पेपर 1 में जो था, इसके लिए स्पेसिफिकली आपने कौन सा अप्रोच को फॉलो किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉन टेक में ही फंसते हैं, अपने इंजीनियर्स। इसके लिए कुछ कोर थिंग बताइए। सर पहले मैंने जो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैंने पहले इनकी वीडियोस देखी थी, पहले मैंने नोट्स बनाए थे, फिर मैंने उनको नोट्स को रिवाइज करा था डेली। तो जैसे मैंने सपोज मैंने आज एक दिन लिखा, तो फिर मैंने आज के आज ही नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर नेक्स्ट डे मैंने आज वाले भी और कल वाले भी करे, तीसरे दिन भी मैंने मतलब हमेशा स्टार्टिंग से नोट्स रिवाइज करे हैं, डेली डेली डेली। उसके बाद जारी जैसे मैंने सारे नोट्स पढ़ लिए, तो सारे सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए थ्योरी। उसके बाद मैंने राकेश यादव की बुक ली थी एसएससी की, इसमें जीके के सारे क्वेश्चंस होते हैं पीवाई के, उसको मैंने सॉल्व किया था 4 से 5 बार सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद सर मतलब इतने में ही आगे सर मैं 29 मार्क्स। ओके, वेरी गुड। करंट अफेयर्स वगैरह आपने फॉलो नहीं किया था उस साल जब आपका प्रिपरेशन चल रहा था? सर करंट अफेयर्स मैंने लास्ट के मतलब 15-20 दिन में ही पढ़े थे। और सर वो मैराथन जो वीडियोस आती हैं 6 मंथ्स के एक ही वीडियो में होते हैं 200-250 क्वेश्चंस, मैंने उस तरीके से पढ़ा। तो वो जो बहुत वास्ट होता है करंट अफेयर्स। वो जो आपने मैराथन वाला जो यूट्यूब पे आता है जो 2 से 2.5 घंटा, उसको पढ़ा, उससे कुछ क्वेश्चंस आ गए डायरेक्टली? हाँ सर, मतलब ज्यादा तो नहीं मिलते कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है करंट अफेयर्स, तो 5 में से 2-3 मिल गए।
इतना ही होता है बस। बिल्कुल, आप ज्यादा होप नहीं कर सकते करंट अफेयर्स। बिल्कुल 2-3 नंबर भी जीके में कम नहीं होता। अगर आप लास्ट के 10-15 दिन में, अगर आप 6 महीने का 2-4 वीडियो 8-10 घंटे में अगर 2-3 नंबर अचीव कर पा रहे हो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में, इट्स नॉट बैड। व्हाई? बिकॉज एसएससी जेईई एग्जामिनेशन सारा का सारा एक एक नंबर पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन वाली मार्क्स चलती है कॉन्सेप्ट, उसमें पॉइंट पर डिसलेक्शन हो जाता है। सो 1 नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अमित कि एक्यूरेसी को एग्जामिनेशन में कैसे मेंटेन किया जाए? बहुत लोग क्या होते हैं एग्जाम में, हाँ बोलिए। जी सर जब मैं लास्ट में, जब मेरा 1 मंथ रह गया था एग्जाम का, तो सर उस टाइम मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और मैं हर रोज एक फुल टेस्ट देता था सर। पूरा 2 घंटे का टेस्ट था। 1 महीने तक मैंने सारे टेस्ट दिए, तो उसमें भी मेरे 150-140 के अराउंड मार्क्स रहते थे हमेशा टेस्ट सीरीज में। तो सर और एक चीज मैंने करी, जैसे सर 2 घंटे का टेस्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने आधे घंटे उसको एनालाइज करा हर टेस्ट को। सर उससे 200 क्वेश्चन मेरे प्रिपेयर हो गए। तो उसमें मुझे जो गलतियां थी, जहाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा था, वहीं पे एक्यूरेसी जो होती है वहीं पे इफेक्ट हो जाती है। तो सर वो मैंने वहाँ से सीख लिया था कि मेरी क्या कहाँ मिस्टेक हो रही है। उसके बाद सर मैंने टाइम पे डिविजन कर लिया था कि इतने टाइम में मुझे ये करना है। तो सर इसलिए मतलब एक्यूरेसी थोड़ी ठीक रही थी मेरी एक्चुअल एग्जाम में। ओके। और मैनुअल कैलकुलेशन को लेके आप क्या बोलेंगे? सर कैलकुलेशन सर थोड़ा ज्यादा था 19 वाले में, काफी सारे न्यूमेरिकल्स आए थे। तो सर मतलब क्योंकि मैं ट्यूशंस वगैरह भी लेता हूँ, तो ऐसे माइनर मिस्टेक्स मुझसे होती नहीं है जनरली, क्योंकि मैं छोटे बच्चे को ट्यूशन लेता हूँ 8th-9th को। तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही नहीं थी नॉर्मली, मतलब स्पीड मेरी ठीक है मैथमेटिक्स में। ओके। मैनुअल कैलकुलेशन का जो चीज है, आप जितना ज्यादा एप्टीट्यूड, जितना ज्यादा रीजनिंग, जितना ज्यादा बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि इन्होंने आरआरबी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रखा था, तो आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन में आपको मैक्सिमम वो जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, रेशियो प्रोपोर्शन की हो गई, बेसिक डिविजन्स वहां पे करवाते हैं। इज आई एम करेक्ट? मैं सही बोल रहा हूँ? तो उन सब, हाँ, तो वो सब चीज जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपका मैनुअल कैलकुलेशन इंप्रूव होते चलेगा। और जो इंजीनियरिंग, अच्छा इंजीनियरिंग में अपना सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, आई थिंक उतना ज्यादा करने का नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने पास बहुत शॉर्टकट फॉर्मूलास बन जाता है फाइनली। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखोगे, जो बड़े बड़े फॉर्मूला है उनको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो विद इन 1 टर्म। आप एक फैक्टर बना लीजिए, जो कांस्टेंट है ना, जितने भी कांस्टेंट पैरामीटर है उनको एक दूसरे से डिवाइड करके एक कांस्टेंट फैक्टर बना के याद रखो। जो किताब में फॉर्मूला उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उससे क्या होगा? हाँ, तो उससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाओगे इजीली। तो इस तरह से आप मैनुअल स्पीड अपना इंप्रूव कर सकते हो। प्रैक्टिसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वेल अमित, ये तो रही बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। मेरे को और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताइए, जैसे कि आप कितने घंटे इन सब चीजों में अपना देते थे, टाइम क्या होता था, और लेट्स सपोज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो आप मेन फॉलो कर रहे हैं, कि डेली शेड्यूल आपकी क्या थी इसको करने का? सर डेली 3 घंटे के अबाउट मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था टेक्निकल के, और 2 घंटे सर मैं नोट्स रिवीजन करता था डेली। हर सब्जेक्ट का एक दिन में कर लेता था मैं पूरा कंप्लीट नोट्स रिवीजन। और उसके बाद 1-1.5 घंटे के अबाउट मैं जीके करता था। और सर रीजनिंग में डेली प्रैक्टिस नहीं करता था, मतलब कभी कभी कर ली, क्योंकि मुझे पता था रीजनिंग में कर लूंगा ज्यादा। वो तो मतलब सर उसी टाइम पे काम आता है, ज्यादा वैसे उसमें दिक्कत होती नहीं है। और मतलब 7 to 8 आवर्स स्टडी, 7 to 8 आवर्स डेली। और आपका जो डेडिकेशन था, कि आप हमेशा से यही सोचते आ रहे थे कि मेरे को एसएससी जेईई बनना है, मेन गोल आपका क्या था? सर सोचा तो यही, शुरू में सोचा तो एसएससी जेईई के लिए था। सर बीच में डिफरेंट एग्जाम्स है, आरआरबी जेईई, आईआईटी, एमआरसी हुआ। सर काफी फेलियर्स भी देखे हैं मैंने लाइफ में। उसके बाद सर हैवी वाटर बोर्ड का एग्जाम हुआ। सर उसमें मेरा मतलब 5 पोस्टिंग तो मेरा 6 नंबर पे नाम आया था, तो सर फर्स्ट वेटिंग में है उसमें मेरा। सर VDFCCL में एटॉमिक एनर्जी ना, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट। यस सर, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है इन, उसमें इनका मींस साइंटिफिक असिस्टेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है सर, अभी उसमें इनका वेटिंग में है। ओके, एटॉमिक एनर्जी महाराष्ट्र, मुंबई। You come from which state, Amit Kumar? Sir, I'm from UP.
यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि यूपी के जो बंदे होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, तेज तो नहीं होते, ठीक ही होते हैं। तेज होते हैं, बिल्कुल तेज होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी बंदे तेज होते हैं, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो नॉर्दर्न स्टेट है, ऐसे तो हर जगह से लोग मेहनत करते हैं। बट यहाँ का चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो लोगों के अंदर पहले से एक डर रहता है कि शायद मेरा हो नहीं हो, क्योंकि सेम चीज में बहुत सारे लोग हैं। तो कंपटीशन जो है, रेस जो है, ये बढ़ जाती है और लोग ज्यादा अवेयर हो जाते हैं कि किस तरह से फोकस्ड रहना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे मैं ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करके मैं कर पाऊं। सो यही चीज आपको एक प्लस पॉइंट पे लेके जाता है, क्योंकि आप कुछ अपने अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटीज खोजते हो। ओके, नाइस। अमित कुमार, यू हैव सेड ऑलमोस्ट योर द प्रिपरेशन शेड्यूल। आप कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहते हैं अपने जूनियर्स को जो आ रहे हैं, उनको कौन कौन सी चीज नहीं करना चाहिए, मतलब कौन कौन से ऐसे गलतियां हैं जो प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सर प्रिपरेशन में सर एक तो मतलब आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना है किसी भी सब्जेक्ट में। सर नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। और सर बीच बीच में ऐसा नहीं करना कि अभी आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं उसके बाद आप नॉन टेक एग्जाम में चले गए। आपको एकदम फोकस होकर अपने एक ही टारगेट रखना है, टेक्निकल में जाना है तो टेक्निकल में ही जाना है। अब बीच में एनटीपीसी आ गया, ग्रुप डी आ गया, डिफ्लेक्ट नहीं होना है उससे। और सर एज अ प्रेशर अगर बात करें तो पहले आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, अपने सारे टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको जीके भी पढ़नी है। आप पैरेलल लेके चलेंगे तो इट वुड बी बेटर, आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आएगा तो पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी। और उसके बाद यू कैन गो फॉर क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए और एक ही बुक को 4 बार करिए, ना कि 4 बुक को एक बार करिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ही बुक को 3-4 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार में क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, सब बहुत डिफिकल्टी होती है एक बार में याद करने में। और अगर आप एग्जाम से पहले अबाउट 20,000-10,000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे देन इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि फिर प्रैक्टिस से ही सर मेन प्री में मार्क्स लाई रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वैरायटी के होते हैं और सर बहुत सारा डेटा है सिविल इंजीनियरिंग में याद करने के लिए, तो सर एक बार में नहीं याद होता। तो सर आप बार बार एक ही बुक को पढ़ेंगे देन इट विल बी वेरी बेटर फॉर एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल क्वेश्चन बैंक भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मार्केट में नया नया ट्रेंडिंग चलता है। पहले हम लोग पढ़ते थे तो गुप्ता को पढ़ते थे, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो गुप्ता के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है यूथ पब्लिकेशन का। यूथ पब्लिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें डिफरेंट स्टेट एज लेवल के क्वेश्चंस है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन भी इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, इतना सारा कोर्स पड़ा हुआ है, इतना सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, फ्री सोर्स। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एकदम कंप्लीटली बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप उनको यूज करके सॉल्व करिए। आप टेलीग्राम पे आज के टाइम पे टेलीग्राम इज वेरी रिवोल्यूशनरी। आपने टेलीग्राम का यूज किया था अपने प्रिपरेशन में? सर टेलीग्राम में हाँ सर पीडीएफ वगैरह आती थी जीके की, सर करंट की पीडीएफ आ जाती थी, सर कभी कभी वो पढ़ लिया करता था मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कम्युनिकेशन भी है टेलीग्राम पे, हम जैसे ही लोग हैं तैयारी करने वाले तो सर वो लोग भी कुछ बताते रहते हैं अपना। सही बात सर है, थोड़ा मोटिवेशन भी सही रहता है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हेल्पफुल नेचर के आजकल हैं टेलीग्राम पे। आपको बहुत सारे पीडीएफ जो आप पैसे देके खरीदोगे वो फ्री में मिल जाएगा। आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप जाके उसका हार्ड कॉपी खरीद लीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है, पीडीएफ से ओवरलुक करके पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। वेरी आजकल ऑनलाइन जो इंटरनेट का माध्यम है, आप तक सब कुछ पहुंच रहा है, बस आपको रिसोर्स फुल्ली उसको यूज करना है कि नहीं अमित कुमार? यस सर, तो बिलीव होना चाहिए सर रिसोर्स पे अपनी, ऐसा बार बार भटकना नहीं है कि नहीं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। सर एक बार स्टिक हो गए तो उस पर लगे रहना है फिर बिलीव करके। डेविएशन नहीं होना है। जैसे कि अभी तक आपने देखा जितने भी एस्पिरेंट्स को मैंने आपके सामने लेके आया, सभी का यही कहना है कि अपने प्रिपरेशन में मोनोटोनी रखो, एक जैसा प्रिपेयर करते चलो और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर करते चलो। दैट इज इंपॉर्टेंट, डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज इनका भी कहना है, सो इस बात को नोट किया जाए। आप यहाँ पे आए अमित और आपने अपना गाइडेंस दिया, बहुत अच्छा लगा। एंड हमारी ओर से, हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर फैमिली की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। होप फॉर योर गुड फ्यूचर एंड ब्राइट फ्यूचर। इस चीज की हम लोग बहुत कामना करते हैं आपके लिए। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन,
जैसा कि होता है फ्रेंड सर्कल में, यू हैव गॉट सिलेक्टेड नाउ, तो दोस्त तो आए होंगे पार्टी मांगने के लिए। जी सर। फोन सर 2 दिन तक तो फोन आने ही बंद नहीं हुए सर, लगातार 2 दिन तक कॉल आई रिजल्ट के बाद, सर पार्टी ट्रीट सब मांग रहे हैं, तो सर वो तो देनी ही है वैसे। तो अभी मतलब दिए नहीं है, अभी अब देना है। सर आज संडे, सर आज सोच रहे हैं, आज प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, एंजॉय करिए अपने डे को एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच अमित कुमार। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर।